वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं रीट 2015 लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 है 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो 1/2% इसका मान दशमलव भिन्न में आपको बताना है। तो ये आ जाएगा 1/2 और प्रतिशत हटाएंगे अब आप लोग यहाँ से। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ बटा में कर दोगे 100। अब देखो जो 1/2 है इसका मतलब आप लोग जानते हैं 0.5 होता है और उसके बाद में बटा में आपके पास बचेगा 100 और अब 100 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो 2 अंक और यहाँ पर दशमलव और 5 इसके बीच में 2 जीरो ऐड कर दीजिए क्योंकि 100 को डिवाइड कर रहे हो आप लोग। तो 100 में 2 जीरो हैं इसलिए 2 जीरो यहाँ पर ऐड कर दो दशमलव और 5 के बीच में, तो हो जाएगा 0.005 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है। तो हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अगर राजीव की वर्तमान आयु पहले ऑप्शन से हम चेक करें, अगर 6 लें तो देखो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 6 - 5 यानी कि 1 और 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 6 + 9 यानी 15 और दोनों का गुणनफल करते हैं तो कितना आता है 15 और गुणनफल कितना आना चाहिए 15 ही आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए चित्र में ए और बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। यदि A अनुपात B 2:1 है तो A का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, हम लोग जानते हैं A की सरल रेखा के एक की ओर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो A और B का टोटल होगा 180 डिग्री। अब आपको कोण A बताना है। तो कोण A बताना है तो देखिए कोण A का जो यहाँ अनुपात है वो कितना है 2। तो A का अनुपात 2 आ गया। अनुपातों का योग कर लीजिए तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और इंटू कोणों का योग, तो दोनों कोणों का जो योग है 180 डिग्री है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास में रहेगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 किसी त्रिभुज ABC में 3 कोण है 4 कोण B और 6 कोण C ये इक्वल है। तो आपको बताना है यहाँ से कोण A कितना होगा। तो मान लीजिएगा ये सब बराबर है तीनों, तो मान लिया तीनों x के बराबर है। तो अब देखो 3 कोण है x के इक्वल है, इसका मतलब कोण A आपके पास में हो जाएगा x/3। तो कोण A आ गया x/3। इसी प्रकार से 4 कोण B x के इक्वल है, इसका मतलब कोण B इक्वल हो जाएगा x/4। तो प्लस कोण B आपके पास में आ गया x/4 और 6 कोण C x के इक्वल है, इसका मतलब कोण C आपके पास में जाएगा x/6। और देखो ये कोण A है, ये B है और ये C है और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा ये बटा में जो 3 4 6 हैं इनको हटाना हमें, तो 3 4 6 का जो LCM है वो हम लोग जानते हैं 24 होता है। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसके दोनों पक्षों को। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8x प्लस यहाँ पर बचेंगे 6x और प्लस यहाँ बचेगा 4x इक्वल टू 180 और इंटू 24। तो ये टोटल आपके पास में जाएंगे 18x इक्वल टू 180 इंटू 24। तो x इक्वल टू ये 18 से जब कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा और 10 को 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 240 डिग्री। ये आपके पास में किसका मान आ गया x का। और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कोण A यही था ना x/3। तो ये हो जाएगा x का मान 240 आ गया तो 240/3। तो 240/3 और 3 का भाग दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 80 डिग्री। तो कोण A आपके पास में आ गया 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण AC भी 40 डिग्री है। तो कोण AOB क्या होगा। देखिए भाई वृत्त में हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चाप AB है, इस चाप AB के द्वारा परिधि पर जो अंतरित कोण है ये आपके पास में 40 डिग्री है, इसलिए केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा 40 का दुगुना यानी कि 80 डिग्री। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। भाई वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है। अब r को आपने कितना गुना कर दिया
3 गुना। अब r को 3 गुना करोगे यानी r की जगह जब आप लोग 3r करोगे तो परिधि हो जाएगी 6πr, यानी कितने गुना हो गई परिधि भी 3 गुना, तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। देखिए किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस जो रखा जा सकता है वो रखा जा सकता है उस कमरे की विकर्ण की लंबाई के बराबर। तो एक कमरे की विकर्ण की लंबाई के बराबर का बांस आप इसमें अधिकतम रख सकते हैं। अब विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो देखो कमरा जो है, कमरे के लिए विकर्ण की जो लंबाई है ये होती है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई है यहाँ 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस ऊंचाई है 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर 81 और ऊंचाई है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो रूट इनको तीनों को आप लोग जैसे ऐड कर दोगे तो ये आपके पास में जाएगा 289 और 289 का जो वर्गमूल है ये आपके पास में जाएगा 17, यानी कि अधिकतम किस लंबाई का बांस रख सकते हैं आप लोग 17 मीटर का। नेक्स्ट निर्देश है आपके पास में कि विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में दी गई है और इसमें पास में फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। भली भांति अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको दे दी गई है यहाँ पर संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो नगर ई में कुल उम्मीदवार हैं 1,85,000 और पास होने वालों और फेल होने वालों का जो अनुपात है ये 3:2 है। आपको बताना है पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो अनुपात देखिए पास होने वालों का यहाँ पर 3 और टोटल हो गया 3 और 2 5। कुल कितने उम्मीदवार है यहाँ 1,85,000। तो यहाँ अनुपात है 1,85,000। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 3 बचा 5 7 35, तो 37,000। और ये जो 37,000 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो ये हो जाएगा 0 0 0 1,11,000। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। तो देखिए सभी नगरों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या देख लीजिए और फिर बता दो सबसे अधिक कौन से नगर में है। हम देखें सबसे पहले नगर ए में, तो फेल होने वालों का अनुपात 3, टोटल हो जाएगा 7 और 3 10। कुल विद्यार्थी है 1.25 लाख यानी 1,25,000। ये कैंसिल मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 0 37,500। इसके बाद में नगर बी में फेल होने वालों की संख्या अगर हम देखें तो फेल होने वालों का अनुपात है यहाँ पर 3, टोटल है 5 और 3 8। कुल उम्मीदवार हो गए 3,14,000। 3.14 लाख का मतलब 3,14,000। ये 8 से कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आपके पास में जाएगा 8 या 24, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 7, तो 74 हो जाएगा आपके पास में और 8 9 72, तो शेषफल बचा 2 तो 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 5 40 और ये 0 और 39,250 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो ये हो जाएगा 0 5 या 15, 2 या 6 और 1 7। ये आ गया आपके पास में 1,17,750। इसके बाद में सी में फेल होने वालों की संख्या अगर हम देखें तो सी से जो अनुपात है ये आपके पास में आ गया 5, टोटल हो गया 4 और 5 9। टोटल विद्यार्थी है 1.08 यानी 1,08,000। ये कैंसिल हो जाएगा 12,000 बनेगा और 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में जाएगा 60,000। ठीक है भाई, तो ए बी सी हो गया। अब डी में चेक कर रहे हैं तो डी में जो अनुपात है ये आपके पास 3 है और टोटल हो गया आपके पास में कितना 4 और कुल उम्मीदवार आपके पास में है 2,27,000। तो 2,27,000 4 से कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आपके पास में बन जाएगा 4 5 20, 2 बच गया 27, तो 4 6 24 30 बच गया, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20 और ये 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 5 या 15 1 7 या 21 और 1 22, तो 2 6 या 18 और 2 20, 2 5 या 15 और 2 17, यानी ये आपके पास में हो गया 1,70,250। और डी में कर लिया आपने तो डी के बाद हम देखेंगे ई में। तो ई में फेल होने वाले को जो अनुपात है ये 2 है। ई में फेल होने वालों का अनुपात 2
और टोटल आपके पास हो गया 3 और 2 5, और कुल उम्मीदवार है 1,85,000, तो 1,85,000, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 7 35, तो 37,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 74,000। इसके बाद में एफ में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए, तो एफ से जो फेल होने वालों का अनुपात है 5 है, टोटल अनुपात 7 और 5 12 हो जाएगा, और कुल विद्यार्थी यहाँ पर 2.73 लाख यानी 2,73,000, 12 से कैंसिल कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 3 बच गया 33, और 12 दूनी 24, तो 9 बचा शेष वाला आपके पास में, तो 90 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 6 बचा शेष पर, तो 12 पंजे 60 और ये 0, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 0 5, 2 बचा, 5 7 35 और 2 37, तो 3 बचा, 22 पंजे 110 और 3 113, यानी 1,13,750। तो देख लीजिए सबसे अधिक जो संख्या आपके पास में आई है वो यहाँ आई है 1,70,250, जो कि किसमें है, डी में, यानी कि नगर डी में सर्वाधिक संख्या है फेल होने वाले छात्रों की।